टर्म लोन होता है, यानी आप इसे 10 या 20 साल में चुकाते हैं, और जब बैंक लोन देते हैं तो वो जिसे लोन दे रहे हैं उसको चेक करना चाहते हैं, उसकी लोन एलिजिबिलिटी देखना चाहते हैं कि वो लोन चुका पाएगा या नहीं। और इसीलिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए चेक किया जाता है, देखा जाता है वो कहाँ काम कर रहे हैं, क्या करते हैं, उनके आगे वो कितने साल तक इस लोन को चुका पाएंगे, उनकी उम्र क्या है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। और इसमें एक बहुत ही अहम फैक्टर होता है इनकम टैक्स रिटर्न भी। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों की इनकम टैक्सेबल नहीं हो, तो क्या वो लोन ही नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास 3 साल का ITR नहीं है? उनके लिए क्या रास्ते हैं और क्यों ज़रूरी है ITR, इन सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं चैन की सांस में लोन एडवाइज़र मंदार जल्कीकर। थैंक यू सो मच मंदार, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सबसे पहले तो हम जाएं और आपसे पूछे होम लोन और ITR का कनेक्शन। ITR ये बेहद ज़रूरी होता है, किन लोगों को ITR बिल्कुल भरना चाहिए, और जो लोग आयकर के दायरे में नहीं आते हैं वो अगर ITR भर दें जब टैक्सेबल इनकम नहीं है तब भी ये उनके लिए फेवरेबल ही रहेगा? तो देखिए, जो भी कोई बिजनेसमैन है और वो अगर होम लोन या मॉर्गेज लोन के लिए बैंक के पास एप्लीकेशन देते हैं तो उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो या आप कोई प्रोफेशनल भी हो लाइक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या आर्किटेक्ट, तो आपके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होना बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न का रिक्वायरमेंट इसके लिए बहुत अहम है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बैंक आपका एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करता है। आपने लास्ट 1 2 3 साल में एवरेज कितना इनकम जनरेट किया और कितना मुनाफा बनाया, कितना प्रॉफिट अर्न किया, ये डिसाइड करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न बहुत जरूरी होता है। और इसी बेसिस पे आप बैंक आपका एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करता है। तो अगर आपको 50 लाख का लोन चाहिए या 70 लाख का लोन चाहिए या 1 करोड़ का लोन चाहिए, ये अमाउंट डिसाइड होने के लिए आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न होना बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दूसरे कुछ फायदे हैं कि आप अगर आगे जाके कोई पासपोर्ट या वीजा के लिए एप्लीकेशन करते हो तो भी आपको ये काम में आ सकता है। रहा दूसरा सवाल, अगर किसी का इनकम टैक्सेबल नहीं है तो भी उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है या नहीं है। इसका सवाल यह है कि अगर आपका इनकम टैक्सेबल नहीं भी रहेगा तो भी ये एडवाइजेबल है कि आप कम से कम इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करो, जहां पे एटलीस्ट बैंक को ये मालूम पड़ेगा कि आप लास्ट 2 या 3 या 4 साल से इनकम जनरेट कर रहे हो। फिर दूसरा सवाल ये आता है कि आप कितना इनकम जनरेट कर रहे हो, तो वो सवाल टैकल करने के लिए आपके पास दूसरे भी ऑप्शन है। लेकिन आपका सवाल का जवाब देने के लिए आपको, अगर आप बिजनेसमैन हो या अगर आप प्रोफेशनल हो, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्यों मांगा जाता है ITR? इससे क्या पता चलता है बैंक को? क्यों जो है इंसिस्ट किया जाता है कि आप 3 साल का ही ITR दीजिए? हो सकता है 1 साल का किसी के पास हो, 2 साल का हो, तो 3 साल का क्यों मांगा जाता है और इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? देखो, 3 साल का रिटर्न इसके लिए मांगती है बैंक कि उससे आपका बिजनेस स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश होता है। बैंक ये डिसाइड करती है कि कम से कम आप 3 साल से बिजनेस में हो तो आपका इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा, उसके पीछे लॉजिक ये भी है कि बिजनेसमैन रहेगा तो बिजनेस में हमेशा उतार चढ़ाव होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि लास्ट 3 साल अगर आपका कोई भी बिजनेस में हो तो 3 साल आपका टर्नओवर में या प्रॉफिट में इंक्रीमेंट ही होना चाहिए। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि 1 आध साल में आपका बिजनेस में थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है, एट द सेम टाइम आपका प्रॉफिटेबिलिटी में भी ड्रॉप हो सकता है। तो ये फैक्टर निगेट करने के लिए बैंक नॉर्मली लास्ट आपका 2 साल का या 3 साल का एलिजिबिलिटी निकालते समय प्रॉफिट का एवरेज निकालते हैं, सो दैट वो जो भी कोई उतार चढ़ाव रहेंगे वो एवरेज आउट हो जाते हैं। और वो बेसिस पे बैंक के लिए ये आसान होता है कि आपका एलिजिबिलिटी निकालने के लिए आप कितना EMI कंफर्टेबली भर सकते हो, ये कैलकुलेट करने के लिए ये मतलब बैंक के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपने बिजनेस पर्सन के एंगल से बताया, अगर कोई सैलरीड है उसके लिए क्यों वो देखना चाहते हैं ITR? क्योंकि हमारा तो फॉर्म 16 हमें कंपनी देती है सैलरीड को, वहाँ पे भी एक रिकॉर्ड होता है, तो वो क्यों फिर से मांगा जाता है? क्या उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? सैलरीड के लिए भी इम्पोर्टेंट है राइट 3 साल का देना? करेक्ट। देखो, आप अगर सैलरीड कस्टमर हो तो आपके सैलरी स्लिप्स या सैलरी सर्टिफिकेट और फॉर्म 16, बहुत सारी बैंक ये 2 डॉक्यूमेंट भी मतलब कंसिडर कर सकती है, ना कि बीइंग सैलरीड पर्सन ऑल्सो आपको बोलती है कि आपका 3 साल का रिटर्न सबमिट कर दो। कोई कोई सिचुएशन में ऐसे भी हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय का जो कंपनी या जो एम्प्लॉयर रहेगा
वो आपको शायद से फॉर्म 16 भी नहीं दे सकता। तो अगर आप वैसा सिचुएशन आपके पास रहेगा तो आप एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप मेरे को फॉर्म 16 प्रोवाइड कर दो। लेकिन अगर वो भी मान लो पॉसिबल नहीं रहेगा तो आप 26 एएस जो टीडीएस का सर्टिफिकेट रहता है वो भी बैंक में सबमिट कर सकते हो। तो अगर आप सैलरीड कस्टमर हो तो आपको ये मैंडेटरी नहीं है कि लोन लेने के समय आपको इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना ही चाहिए। आप अगर ओके। सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 सबमिट कर सकते हो तो वो भी सफिशिएंट हो सकता है। और अगर फॉर्म 60 नहीं है तो फॉर्म 26 एएस जो है वो भी सबमिट किया जा करेक्ट। सकता है। मतलब ये बताइए कि अगर किसी के पास आईटीआर नहीं फाइल किया है और उससे अगर होम लोन लेना है, मॉर्टगेज लोन लेना है, तो इस स्थिति में क्या होता है? क्या उन्हें लोन नहीं मिलेगा? बैंक और वित्तीय संस्थान जो है वो पहले ही नो कह देंगे, या उनके लिए कुछ प्रोसेस हो सकते हैं, कोई रास्ता निकल सकता है? देखो जैसा हम लोग ने थोड़ी देर पहले बात किया कि अगर आप सैलरीड हो तो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं रहेगा तो भी चल सकता है। लेकिन अगर आप बिजनेस में हो और आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं किया है तो इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं कि आपने या तो अभी रिसेंटली बिजनेस चालू किया होगा, या तो ये भी हो सकता है आप 2-3 साल से बिजनेस में हो लेकिन आपने इनकम टैक्स रिटर्न ही कभी फाइल नहीं किया। तो अगर आप 2-3 साल से बिजनेस में रहोगे तो बैंक आपको ये पूछ सकती है कि आप 2 या 3 साल से बिजनेस कर रहे हो, इसका आप कुछ प्रूफ दे दो। दैट प्रूफ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आपका कोई एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा, या आपका दूसरा कोई जिसको शॉप एक्ट लाइसेंस बोलते हैं, या गवर्नमेंट का कोई भी अथॉरिटी या लाइसेंस रहेगा जो बेसिस पे आप वो बिजनेस रन कर सकते हो, वो डॉक्यूमेंट मांग सकती है बैंक। दूसरा चीज ये रहेगा कि उससे ये तो एस्टेब्लिश होगा कि आप 2 या 3 साल से बिजनेस में हो। एट द सेम टाइम बैंक आपको आपका बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकती है जिसमें आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस दिख रहे हो। ओके। लेकिन बिकॉज आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, इसके लिए बैंक आपका एलिजिबिलिटी नहीं निकाल पाएंगी, क्योंकि बैंक आपको ये असर्टेन नहीं कर सकती कि आपका टर्नओवर कितना है और आपका प्रॉफिट कितना आपने कमाया है। तो वो सिचुएशन में आपके पास एक दूसरा तरीका या दूसरा रास्ता ये है कि आप आपके कोई इमीडिएट ब्लड रिलेशन में कोई रहोगे, कोई भी रहेगा, तो उनको आप लोन पे को एप्लीकेंट या गारंटर करके लेके आ सकते हो। और अगर वो मेंबर जो आपका फैमिली मेंबर रहेगा, इफ ही इज एन अर्निंग मेंबर, और उनके अगर 2 या 3 साल के रिटर्न्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे तो उनका इनकम कंसिडर करके भी बैंक आपको लोन दे सकती है। तो ठीक ऐसा है। बिल्कुल नहीं है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया इसका मतलब आपको लोन नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज है कि इन दैट केस आपको दूसरे किसी के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा टू बिकम दैट स्पेसिफिक पर्सन टू कम ऑन द लोन स्ट्रक्चर एज अ को एप्लीकेंट। ठीक है, तो को एप्लीकेंट और गारंटर जो है वो आपकी मदद इसमें कर सकते हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ कि होम लोन जो होता है एक सिक्योर्ड लोन होता है। इसमें हम मकान या अगर ज़मीन खरीद रहे हैं तो वो जो है वो मॉर्टगेज रखते हैं और हम लोन लेते हैं। प्रॉपर्टी के बाजार भाव के अराउंड 70-80 डिपेंडिंग अपॉन द बैंक उतने तक लोन मिल जाता है। फिर भी बैंक और कंपनियां होम लोन देने में काफ़ी आनाकानी करती हैं, काफ़ी चेक्स करती हैं। जबकि हम एक मॉर्टगेज, ये सिक्योर लोन है, एक हम चीज़ गिरवी रख रहे हैं, उसके एवज में हमें लोन मिलता है। ऐसा क्यों है? आप क्या इस पर बताना चाहेंगे? देखो, बीइंग एन एक्स बैंकर मैं ये कहना चाहूंगा कि भले आप प्रॉपर्टी आपकी बैंक के पास मॉर्टगेज रखते हो तो भी आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स या आपका इनकम कैपेसिटी कितना है, आपका रीपेमेंट कैपेसिटी कितना है, ये असरटेन करने के लिए बैंक ये जो इनकम डॉक्यूमेंट मांगती है वो बहुत बहुत अहम है या बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 2-3 रीजंस है। एक तो कोई भी बैंक ये नहीं चाहेगा कि भले मैं किसी कस्टमर को लोन दिया भी और उसकी प्रॉपर्टी मैंने अपने पास मॉर्टगेज रखी हो तो भी वो कस्टमर डिफॉल्टर हो जाए। क्योंकि अगर वो उनका अकाउंट डिफॉल्टर हो जाता है या अकाउंट एनपीए हो जाता है तो बैंक को इसके लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। प्रोविजनिंग करना मतलब सर्टन परसेंटेज आपका जो प्रॉफिट का सर्टन परसेंटेज रहता है वो आपको अलग से रखना पड़ता है। सो टू दैट एक्सटेंट आपका बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो जाता है। दूसरा चीज ये भी है कि अगर ऐसे ढेर सारे कस्टमर के अकाउंट अगर एनपीए हो गए तो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स बैंक का जो पोर्टफोलियो क्वालिटी रहता है, वो पोर्टफोलियो क्वालिटी भी अफेक्ट हो जाता है। तो ये चीज सब अवॉइड करने के लिए बैंक ये हमेशा देखती है कि आपका इनकम कैपेसिटी कितना है, आप कितने अमाउंट तक का ईएमआई भर सकते हो। एट द सेम टाइम और भी 2-3 चीजें देखती है कि आपने पुराने मतलब इन पास्ट आपने कौन से लोन लिए थे, उसका रीपेमेंट ट्रैक कैसा है, आपका रीपेमेंट हिस्ट्री कैसा है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए ही बैंक आपको लोन देती है। क्योंकि भले वो प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्टगेज रहेगी तो भी जहां तक मतलब इंडियन बैंकिंग सिस्टम का सवाल है
प्रॉपर्टी बेच के वो पैसा वसूल करना इट्स इज अ लेंथी प्रोसेस। वो इतना आसान नहीं है कि किसी कस्टमर का आज अकाउंट एंट्री हो गया और कल बैंक ने वो पैसा वसूल किया। और वो सब लेंथी प्रोसेस और लीगल प्रोसेस अवॉइड करने के लिए बैंक हमेशा ये चाहेगी और ये देखेगी कि जो कस्टमर को मैं लोन दे रही हूँ उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी अच्छी रहे और वो मेरा लोन और मेरा ईएमआई टाइम टू टाइम पे करें। आमतौर पर लोग जो हैं जब होम घर खरीदते हैं, वो एक बड़ी खरीद होती है तो डील पक्की होने के बाद ही होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं और कई बार जल्दी में लोन उन्हें महंगा भी लेना पड़ता है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी तो फाइनल कर दी, प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी देना पड़ता है तो खर्चा काफ़ी हो जाता है। ऐसे में आजकल इन दोनों प्री अप्रूव्ड लोन जो है इसका भी एक ऑप्शन लोगों के पास रहता है। आपको लगता है प्री अप्रूव्ड लोन के लिए आपको ऑप्ट करना चाहिए, पहले आप लोन अप्रूव करवाएं फिर आप अपनी जो भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वो फाइनलाइज करें? जी बिल्कुल। आप जब भी प्रॉपर्टी लेते हो तो ये हमेशा एडवाइजेबल रहेगा कि आप पहले इन प्रिंसिपल या प्री अप्रूव सैंक्शन करवा लो बैंक से। उसके दो मेजर फायदे हैं एज अ कस्टमर। सबसे पहला आपको फायदा ये है कि एज अ कस्टमर आपको ये पता चलता है कि बैंक मेरे को कितना लोन अमाउंट सैंक्शन कर रही है और कितना लोन अमाउंट डिस्बर्स करेगी। वो हिसाब से आप आपकी प्रॉपर्टी देख सकते हो। अगर मान लो आपकी रिक्वायरमेंट है 1 करोड़, लेकिन अगर बैंक आपको सिर्फ 70 लाख तक का ही लोन दे सकती है तो आपके कैलकुलेशंस बैठना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपने ऑलरेडी बिल्डर को मान लो कोई टोकन मनी या कोई एडवांस पेमेंट किया रहेगा तो फिर वो ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम में आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको एक क्लैरिटी रहता है कि मतलब बैंक मेरे को कितना लोन अमाउंट दे देगी। एट द सेम टाइम देयर आर फ्यू अदर कंडीशंस आल्सो, लाइक मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, मेरा प्रोसेसिंग फी कितना रहेगा, मेरे को डिसबर्समेंट के टाइम पे एज अ कस्टमर कितना खर्चा मेरी जेब में से करना पड़ेगा। दूसरा फैक्टर उसका ये भी है कि बहुत बार बैंक सैंक्शन करते समय कुछ टर्म्स और कंडीशंस भी देती है। अभी फॉर एग्जांपल मान लो किसी के 3 या 4 एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हैं जिसकी वजह से उनकी एलिजिबिलिटी बहुत कम आ रही है, लेकिन अगर बैंक आपको ऑप्शन देती है कि अगर ये 4 लोन आप बंद कर सकते हो तो आपका जितना रिक्वायरमेंट है मैं उतना आपको लोन दे सकता हूँ। तो ये जो टर्म्स कंडीशन रहते हैं वो भी आपके इन प्रिंसिपल या प्री अप्रूव्ड सैंक्शन लेटर पे आ जाते हैं। तो ये कंडीशन आने के बाद आप एज अ कस्टमर आपके कैलकुलेशंस कर सकते हो कि ये 4 लोन बंद करने के लिए मेरे को कितना फंड्स या कितना कैश फ्लो का जरूरत पड़ेगा। वो हिसाब से आपके फिनेंसेस भी आप मैनेज कर सकते हो। एक बात बताइए मंदार जी कि अगर मान लीजिए कि प्री अप्रूव्ड मैंने लोन प्री अप्रूव्ड करवा लिया है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं निकली मार्केट में और प्रॉपर्टी मैंने देखी और वो विद इन अ मंथ 2 मंथ फाइनलाइज हो, तो किसी को भी कितना टाइम मिलता है किसी ग्राहक को? एक लोन अप्रूव्ड हुआ उसका टेन्योर कितना होगा? वो फॉरएवर भी नहीं होगा और आई एम श्योर उसमें वो भी एक टेन्योर भी हमें देखना होगा क्या कि ये कब तक वैलिड रहेगी ये डील? देखो नॉर्मली आपका सैंक्शन लेटर का या प्री अप्रूव्ड सैंक्शन लेटर का वैलिडिटी 3 महीने तक का रहता है। ओके। कोई कोई बैंक में ये 6 महीना भी रहता है, बट मोस्ट ऑफ द बैंक्स का क्राइटेरिया 3 मंथ का रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मान लो 3 महीने में अगर आपकी प्रॉपर्टी फाइनलाइज नहीं होती है तो जो भी कुछ हुआ वो सब पानी में चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिचुएशन में बैंक सिर्फ आपको मान लो आपका सैंक्शन लेटर लैप्स हो जाता है और सैंक्शन लेटर देने के बाद आप 4 या 5 महीने के बाद अगर प्रॉपर्टी फाइनल करते हो तो इन दैट केस बैंक आपको सिर्फ लेटेस्ट इनकम डॉक्यूमेंट्स मांगती है और अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट मांगती है। वो फिर से वेरीफाई करने के बाद आपका जो सैंक्शन रहेगा पुराना सैंक्शन, बैंक उसको रीवैलिडेट कर देती है। ओके। लेकिन इसका भी फायदा ये रहता है कि नया लोन प्रोसेस करने में जितना टाइम लगता है उससे काफी कम समय आपका प्री अप्रूव्ड या रीवैलिडेशन में लगता है, क्योंकि रीवैलिडेशन के टाइम पे बैंक ने एज अ कस्टमर आपकी पूरी छानबीन की रहती है और बैंक ने पूरा सब कुछ ड्यू डिलिजेंस ऑलरेडी किया हुआ रहता है। तो वो सिचुएशन में बैंक सिर्फ आपसे लेटेस्ट इनकम डॉक्यूमेंट लेती है और आपको आपका जो पुराना सैंक्शन रहेगा वो रीवैलिडेट करती है। आपका पहले वाले सवाल का जो दूसरा पॉइंट था वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्री अप्रूव्ड लोन लेने का दूसरा और सबसे एडवांटेज मेजर ये है कि आपके पास अगर प्री अप्रूव्ड सैंक्शन लेटर रहेगा तो एज अ कस्टमर और एज अ बायर आपकी बार्गेनिंग पावर या बार्गेनिंग कैपेसिटी काफी बढ़ जाती है। तो मान लो आपके पास प्री अप्रूव्ड सैंक्शन लेटर है और आप किसी बिल्डर के पास प्रॉपर्टी फाइनल करने जाते हो तो वो सैंक्शन लेटर दिखा के आप बिल्डर से मतलब डील के बारे में अच्छा खासा बार्गेन कर सकते हो और आप बिल्डर को बता सकते हो कि ये मेरे पास बैंक का सैंक्शन लेटर है, आप कितना मेरे को अच्छा डील कर मतलब दे सकते हो वो बता दो, ताकि रजिस्ट्रेशन करके 1 हफ्ते के अंदर आई कैन गिव यू द पेमेंट। तो बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है जो परचेज करने वाला है एक प्रॉपर्टी उसके लिए। ओके।